बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर नंबर 16 पे आते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम के। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं उनकी फोरियर सीरीज़ आप कैसे निकालते हैं, और इस फोरियर सीरीज़ को आप डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ कहते हैं। जिस तरह हम फोरियर सीरीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फाइंड करते हैं, इसी तरह जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ है वो हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल शो किया गया है, और मैं देख सकता हूँ कि ये जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है ये अपने आप को कैपिटल एन सैंपल्स के बाद रिपीट कर रहा है। तो इस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स को मैं इस इक्वेशन में की तरह लिख सकता हूँ। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सैंपल लेता हूँ और इसी सैंपल्स से एन सैंपल मैं आगे चला जाता हूँ, तो मुझे वही वैल्यू दोबारा मिल रही होगी। यानी कैपिटल एन जो है वो पीरियड है या वो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं जिसके ऊपर सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो जो पीरियड होगा इस तरह के सिग्नल का, जो उसका फंडामेंटल पीरियड होगा वो कैपिटल एन है। और अगर मैं इस सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, और वो 2 पाई ओवर कैपिटल एन के बराबर होती है। जब मैं कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो वो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी के बराबर होती है। लेकिन जब मैं डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करता हूँ तो उस सूरत में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, एंड इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर एन। यानी जो कैपिटल टी है उसकी बजाय यहाँ पे मैं कैपिटल एन जो है वो यूज़ करता हूँ। ये वो सैम्पल्स नंबर ऑफ सैम्पल्स का पीरियड है जिस पे सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। और डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की जो एग्जांपल्स हो सकती हैं, ये एग्जांपल्स हो सकती है कॉज ऑफ 6 पाई ओवर कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। और इसके अलावा ये एक और एग्जांपल हो सकती है एक्सपोनेंट ऑफ जे इंटू 2 पाई ओवर कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। तो अब हम डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड सिग्नल्स की पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। ये वाला सिग्नल जो है वो ये कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड सिग्नल है, और इसे मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी कह सकता हूँ। और और ये डिस्क्रीट है क्योंकि इसमें मैं स्मॉल एन यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कैपिटल ओमेगा नॉट को एज दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सिंबल है दिस इंडिकेट्स कैपिटल ओमेगा, और इसके साथ मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा, ओ पुट कर दूंगा तो ये कैपिटल ओमेगा नॉट हो जाएगा। और ये यूज़ होता है आपकी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि स्मॉल ओमेगा नॉट जो है कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए यूज़ होता है। अब वो क्या कंडीशन होगी? अब अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है तो इस पीरियोडिक सिग्नल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये कैपिटल एन जो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ये कैपिटल एन पीरियड पे पीरियोडिक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक्सपोनेंशियल्स को इस तरह भी लिख सकता हूँ। और राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास उसी तरह आ जाएगी। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये टर्म इस टर्म के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये 1 के बराबर होगी। तो मैंने इस टर्म को 1 के बराबर लिख दिया। अब मैंने इस पे यूलर्स आइडेंटिटी लगाई तो ये ओपन हो गया, एंड इट इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ कैपिटल ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल एन प्लस जे ऑफ साइन कैपिटल ओमेगा नॉट इंटू एन। और ये किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कब 1 के बराबर होगा? ये 1 के बराबर उस वक्त होगा कि जब ओमेगा नॉट कैपिटल एन जो है वो 2 पाई के बराबर होगा। यानी कॉज ऑफ 2 पाई जो है वो
जब उस वो 1 देगा, जबकि साइन ऑफ 2 पाई मुझे 0 देगा, तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 पाई का कोई मल्टीपल हो, जैसे मैं m एक इंटीजर है, इससे मैं 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दूं ये शो करने के लिए कि 2 पाई या उसका कोई मल्टीपल, यानी m की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो उस सूरत में भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल एन इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई, और इसको रीअरेंज करके मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, कैपिटल ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एन। तो सिग्नल के पीरियोडिक होने के लिए जो कंडीशन है, यानी ये किस सूरत में ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है या ये जो कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है वो पीरियोडिक होगा, वो उस सूरत में पीरियोडिक होगा जब ये वाली कंडीशन जो है वो मीट होगी, यानी कैपिटल ओमेगा नॉट बाई 2 पाई मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एन, और स्मॉल एम ओवर कैपिटल एन जो है वो एक रैशनल नंबर हो और इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर कैंसल आउट कर देंगे। तो अ, जब ये कंडीशन मीट होगी तो जो इस सिग्नल का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो कैपिटल एन होगा, यानी कैपिटल एन साइकिल्स सैम्बल्स के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करेगा। इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो कैपिटल ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एन होगी, और ये रेडियंस में है। और जो फंडामेंटल पीरियड कैपिटल एन होगा वो मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, और इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो जो फंडामेंटल पीरियड कैपिटल एन है इट इज़ इक्वल टू एम इंटू 2 पाई ओवर कैपिटल ओमेगा नॉट। अब ये वाली जो डायग्राम है इसको हम पहले भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, और इसके अंदर कुछ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स शो किए गए हैं, और कोसाइन का पीरियोडिक सिग्नल जो है वो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो अगर मैं कॉज ऑफ 0n लेता हूँ तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि जो सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो रिपीट हो रहा है वो ज़ीरो है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि टाइम पीरियड इस तरह के सिग्नल का या पीरियड जो है नंबर ऑफ सैम्पल्स वो इन्फिनिटी होता है, यानी कैपिटल एन इज़ अनडिफाइंड इन दिस केस। और अगर मैं कॉज को रीअरेंज करूँ, यानी इसको मैं इस तरह लिख दूँ, तो इधर मैं देख सकता हूँ कि जो कैपिटल एन पीरियड है सिग्नल का वो अनडिफाइंड है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैपिटल एन की क्या वैल्यू, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कॉज ऑफ पाई बाय 4 इंटू स्मॉल एन, और इसको मैंने सिग्नल को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है स्मॉल एन की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेके। अब इसी सिग्नल को अगर मैं इस तरह लिखूँ, यानी 2 से इस न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूं कॉस के अंदर जो चीज़ है, और डिनोमिनेटर को भी। अब ये जो क्वांटिटी होती है 2 पाई ओवर 8, ये इस सिग्नल की जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ये जो 8 है जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है ये कैपिटल एन है, यानी इसका पीरियड है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्नल है ये 8 सैंपल्स के बाद रिपीट कर रहा है, और इधर मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल्स के बाद दोबारा सिग्नल की वही वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे थी। इसी तरह जब मैं कॉज ऑफ पाई एन सिग्नल को लेता हूँ तो कॉज ऑफ पाई एन सिग्नल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 पाई से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये जो चीज़ होगी ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल ओमेगा नॉट, और ये जो चीज़ होगी ये कैपिटल एन होगा इसका पीरियड, यानी ये 2 सैंपल्स के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। इधर मैं देख सकता हूँ कि 2 सैंपल्स के बाद दोबारा मेरे पास यहाँ पे यही वैल्यू आ गया। इसी तरह ये जो सिग्नल है कॉज ऑफ 3 पाई ओवर 2n,
इसको मैं फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी 2 पाई ओवर कैपिटल एन की फॉर्म में मैं लिखता हूँ। तो वो इस तरह होगा कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कॉज के अंदर। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया और स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये कैपिटल ओमेगा नॉट मेरे पास आ गया और डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास 4 जो है वो कैपिटल एन आ गया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4। तो कैपिटल एन 4 का मतलब ये है कि ये सिग्नल अपने आप को 4 सैंपल्स के बाद रिपीट कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये चौथे सैंपल पे ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। अच्छा, अब जब मैं कॉज ऑफ 2 पाई एन को प्लॉट करता हूँ तो कॉज ऑफ 0 एन और कॉज ऑफ 2 पाई एन में 2 पाई का डिफरेंस आ जाता है, यानी यहाँ पे ये 0 था और यहाँ पे ये 2 पाई हो गया। तो वापस मेरे पास जो है 0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई और टाइम पीरियड कैपिटल एन जो है वो अनडिफाइंड हो गया, या जिन सैंपल्स पे रिपीट कर रहा है वो मेरे पास अनडिफाइंड हो गया। तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो सिग्नल है या ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करती है। 2 पाई के बाद ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये रिपीट करती है और जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0 पे होती है तो उसके करीब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन जब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई के करीब पहुंचती है तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और फिर जब 2 पाई के करीब अगेन जो है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है और सिग्नल अपने आप को 2 पाई के बाद जो है वो रिपीट करता है। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो इधर हम कॉन्टीन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये आपका एक कॉन्टीन्यूस टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और ये आपका एक डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो कॉन्टीन्यूस टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई जे ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। यानी अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो उसमें एक कोसाइन की वेव होगी और एक उससे 90 डिग्री के फासले पे साइन की वेव होगी। और अगर मैं ओमेगा नॉट को बढ़ाता चला जाऊंगा तो इस कोसाइन और साइन की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो तो कॉन्टिन्यूस के केस में ओमेगा नॉट को बढ़ाने से एक डिस्टिंक्ट एक और फ्रीक्वेंसी मुझे मिलती है जो कि उससे ज़्यादा होती है। तो ओमेगा नॉट की मैं कोई भी वैल्यू लूँगा मुझे उस पर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन जो आपके डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने देखा कि जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है कैपिटल ओमेगा नॉट वो 2 पाई के बाद जो है अपने आप को रिपीट करती है। जैसे यहाँ पे 0 था, 0 में मैंने 2 पाई ऐड किया तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अपने आप को रिपीट कर रही है जो कि 0 फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर मैं कॉज ऑफ 2 पाई में पाई के अंदर 2 पाई ऐड कर देता हूँ, यानी कॉज ऑफ 3 पाई एन लेता हूँ, तो फिर भी मुझे यही सिग्नल दोबारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा नॉट जो कैपिटल ओमेगा नॉट है ये अपने आप को रिपीट करता है 2 पाई के बाद। अब ओमेगा नॉट जो है वो जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए होता है वो किसी भी ओमेगा नॉट के लिए पीरियोडिक होता है, लेकिन जो आपका कैपिटल ओमेगा नॉट है उसकी पीरियोडिसिटी की कंडीशन ये होती है कि इट शुड बी इक्वल टू रादर इट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन और जो स्मॉल एम है वो आपके पास इंटीजर होने चाहिए कोई, और कैपिटल एन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उसके अलावा जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट 0 स्मॉल ओमेगा नॉट 0, वो आपके कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के केस में होती है, जबकि जो आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं उनके केस में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ इक्वल टू कैपिटल ओमेगा नॉट ओवर स्मॉल एम इज इक्वल टू 2 पाई ओवर
कैपिटल एन। और ये इक्वेशन आप बड़े इजीली ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से, यानी यहाँ पे जो है आप 2 पाई ओवर कैपिटल एन जो है वो इक्वल आ जाएगा, जो आपकी वो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल, इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल ओवर स्मॉल एम। तो ये आपके पास जो है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह जब स्मॉल ओमेगा नॉट ज़ीरो हो तो टाइम कैपिटल टी इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइन होता है, और अगर स्मॉल ओमेगा नॉट ज़ीरो ना हो तो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट के बराबर होता है, जैसे आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं तो उस केस में जो आपका कैपिटल ओमेगा नॉट है वो जब ज़ीरो होगा तो आपका जो टाइम पीरियड एन है, कैपिटल एन है, वो अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर जो आपका कैपिटल ओमेगा नॉट है वो ज़ीरो ना हो तो उस सूरत में जो कैपिटल ओमेगा नॉट जो आपका टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है एम इंटू, सॉरी, ये कैपिटल एन जो आपका पीरियड होता है इट इज़ इक्वल टू एम इंटू 2 पाई ओवर कैपिटल ओमेगा नॉट। और ये इक्वेशन इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से, यानी यहाँ पे जो है मैं इजीली ये इक्वेशन फाइंड, ये मैंने ऑलरेडी ये इक्वेशन फाइंड की हुई है। तो अब बहरहाल इस स्लाइड में ये चीज़ याद रखने की है कि ये स्लाइड मैंने बुक से ली हुई है, जिसमें जो डिस्क्रीट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको भी स्मॉल ओमेगा नॉट से शो किया है, लेकिन उसके लिए जो दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ओमेगा नॉट है। तो ये जो है इसको आप ये समझें कि ये ई रेज़्ड पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट एन है। इसी तरह इस साइड पे जहाँ भी स्मॉल ओमेगा नॉट है वो एक्चुअली कैपिटल ओमेगा नॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ई रेज़ टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट एन, और फिर हम कैपिटल ओमेगा नॉट में 2 पाई ऐड कर दें, या ओमेगा नॉट में हम 4 पाई ऐड कर दें, या में 6 पाई ऐड करने, तो असल में हमारे पास ये एक ही सिग्नल है। यानी ये जो सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड बनेंगे ये इसके बराबर होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम कैपिटल ओमेगा नॉट के अंदर 2 पाई ऐड कर रहे हैं या इसका कोई मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, यानी एम की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, और उसके साथ नेगेटिव साइन भी एम में आ सकता है, तो असल में वो आइडेंटिकल सिग्नल ही बनता है हमारे पास ई रेज़ टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट एन से। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि हार्मोनिकली रिलेटेड डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड्स क्या होते हैं। सपोज आपका एक कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है ई रेज़ टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट स्मॉल एन। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है इसके अंदर इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कैपिटल ओमेगा नॉट है। इसी तरह अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड लूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस केस में इस कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी है, यानी इसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये सेकंड हार्मोनिक है। इसी तरह ई रेज़ टू द पावर जे 3 कैपिटल ओमेगा नॉट एन जो है ये कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड होगा जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। और इसी तरह ई रेज़ टू द पावर जे के कैपिटल ओमेगा नॉट एन एक कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो के टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, तो ये केथ हार्मोनिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि
ये जो सिग्नल्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये जो है फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है, ये सेकंड हार्मोनिक है उसका, ये थर्ड हार्मोनिक है, और ये इसका केथ हार्मोनिक है। तो इन सारों का जो फंडामेंटल पीरियड है वो कैपिटल एन है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सा हार्मोनिक है। और इनको मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, यानी एक जो हार्मोनिक है इट इज़ फाई के ऑफ एन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जे के कैपिटल ओमेगा नॉट एन, और कैपिटल ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल एन, वेयर के की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लेके आगे वेरी हो सकती है, ज़ीरो आगे +-1 2-1 और ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो है वो आप को ज़हन में रखनी है, और वो चीज़ जो है वो इस सेकंड पॉइंट के अंदर बताई गई है। सपोज़ आपका एक हार्मोनिक है ई रेज़ टू द पावर जे के ओमेगा नॉट एन। अब अगर मैं के के अंदर जो है वो कैपिटल एन पुट कर दूंगा, और मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ इस इक्वेशन को, तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे। इनटू अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अ, अ, ये वाली तो वही चीज़ है जो कि यहाँ पे है, यानी ये आपका केथ हार्मोनिक है। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो कैपिटल एन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, और मुझे पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई ओवर एन होती है, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास आएगी वो ई रेज टू दी पावर इस सिग्नल के लिए वो होगी ई रेज टू दी पावर जे 2 पाई कैपिटल एन। तो और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब मैं के अंदर प्लस एन ऐड करता हूँ तो वापस मुझे वही जो कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है या वो जो हार्मोनिक है वो वापस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं के अंदर जो है वो कैपिटल एन ऐड करूं या कैपिटल एन का कोई मल्टीपल ऐड करूं, तो मुझे वही सीक्वेंस या वही हार्मोनिक जो है वो वापस मिल जाता है। यानी फाई के ऑफ एन जो है एनी kth हार्मोनिक इट इज इक्वल टू फाई के वेयर आई एम एडिंग सम एन और सम मल्टीपल ऑफ एन इन के, तो मुझे वापस वही हार्मोनिक मिल जाता है। और इधर आर की वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी हो सकती है, क्योंकि इधर मैं ये बताना मकसूद है कि एन या उसका कोई मल्टीपल अगर के अंदर ऐड किया जाए तो मुझे वापस वही सीक्वेंस मिल जाती है या वो हार्मोनिक मिल जाता है। अब हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की फोरियर सीरीज़ की बात करते हैं। डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की फोरियर सीरीज़ के अंदर हम अ, एक सिग्नल को एज द सम ऑफ द वेटेड कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड्स लिखते हैं। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड है जिसको आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं उसके कोफिशेंट से, यानी उसके वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर इन सारे वेटेड कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड्स को आप ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका वो ओरिजिनल सिग्नल बन जाएगा जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ की टर्म्स में। अब पहले हम ये देख चुके हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कोई भी आपका हार्मोनिक हो, अगर उसमें
के अंदर एन आप ऐड करते हैं तो वापस आपको वही हार्मोनिक जो है वो मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टिंक्ट हार्मोनिक्स पॉसिबल हैं या जो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड्स पॉसिबल हैं वो कैपिटल एन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समेशन हो रही है आ, इसके अंदर टोटल आपकी जो टर्म्स हैं वो कैपिटल एन है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल के की वैल्यू है ये इसकी जो नंबर ऑफ स्मॉल के की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कैपिटल एन है। तो एन टर्म्स को आप इधर सम करेंगे। अब हम ये भी देख चुके हैं कि जो आपका फाई के ऑफ एन है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। फाई के ऑफ एन को पहले हमने इस तरह लिखा और फिर कैपिटल ओमेगा नॉट के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है आपकी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की फोरियर सीरीज़ की। अब इनमें से हर जो आपका कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड होगा या जो आपका हार्मोनिक होगा ये पीरियोडिक होगा इन दी फंडामेंटल पीरियड कैपिटल एन। और only a set of harmonics have this property that they are periodic in capital N। और वो जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होंगे जो कि periodic हैं दे आर इट्स themselves their number is capital N। तो यहाँ पे जो हम समेशन कर रहे हैं वो हम n टर्म्स को यहाँ पे सम करेंगे यानी स्मॉल k की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कैपिटल N है। अब हम आते हैं पीरियोडिक सम नोटेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में आप किसी भी कंसेक्टिव कैपिटल एन सैम्पल्स का सम लें तो वो सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक जो कैपिटल एन सैम्पल्स बनते हैं उनका सम करें, या आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक जो कैपिटल एन सैम्पल्स बनते हैं उनका सम लें, या आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक जो कैपिटल एन सैम्पल्स बनते हैं उनका सम ले लें। हर सूरत में वो सम सेम रहेगा क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये कैपिटल एन पे पीरियोडिक है। यानी कैपिटल एन पीरियड के साथ ये पीरियोडिक है। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन इसके अंदर आप जो सम ले रहे हैं वो एन इज़ इक्वल टू 1 से कैपिटल एन तक ले रहे हैं, या एन इज़ इक्वल टू 0 से कैपिटल एन माइनस वन तक ले रहे हैं, या किसी पॉइंट एन नॉट से एन नॉट प्लस एन माइनस वन तक सम ले रहे हैं। हर सूरत में जो सम होगा वो सेम रहेगा क्योंकि ये सीक्वेंस पीरियोडिक है। तो ये जो पीरियोडिक सम नोटेशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दैट इट इज़ द सम ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस over the consecutive samples capital N and it would remain the same। अब हमने ये देखा था कि जो फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स की उसके अंदर जो स्मॉल के की वैल्यू होती है उसकी जो रेंज होती है वो कैपिटल एन होती है। यानी के की वैल्यू ज़ीरो से एन माइनस वन तक अगर मैं लूँ और मैं इन वेटेड साइनोसाइड्स को इन वेटेड कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड्स को सम कर लूँ तो मैं ओरिजिनल जो सिग्नल है उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। अब ये जो के की रेंज है ये कोई से भी कंसेक्टिव एन वैल्यूज़ में ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं के इज़ इक्वल टू स्मॉल एल से स्टार्ट करूँ और एल प्लस कैपिटल एन माइनस वन तक जाऊँ। तो इस सूरत में भी जो सम आएगा वो वही होगा जो कि उस सूरत में आया था जब मैं के इज़ इक्वल टू ज़ीरो से कैपिटल एन माइनस वन तक गया था। क्योंकि पहले मैं ये देख चुका हूँ कि जो आपका kth हार्मोनिक होता है उसमें अगर मैं कैपिटल एन ऐड करता हूँ उसकी स्मॉल के अंदर
तो दोबारा मुझे वो kth हार्मोनिक जो है वो वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके हार्मोनिक्स हैं वो पीरियोडिक हैं, कैपिटल एन के बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये जो समेशन है, ये भी मैं किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकता हूँ, कि स्मॉल के की किसी भी वैल्यू से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे जो है कंसेक्टिव कैपिटल एन जो है वो इंटीजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैंने देखा कि जो स्मॉल के है आपका, या जो केथ हार्मोनिक है, आपके जो हार्मोनिक्स हैं वो पीरियोडिक हैं, और उनका जो सम होता है कैपिटल एन सक्सेसिव कैपिटल एन टर्म्स पे, वो भी सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोफिशेंट्स हैं इसके फोरियर सीरीज़ के, वो भी बेसिकली पीरियोडिक होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्मॉल के की वैल्यू मैं लूँ 0 से n-1, या स्मॉल के की वैल्यू लूँ मैं 4 से स्टार्ट करूँ और मैं n+3 तक जाऊँ, तो सम सेम रहेगा। और चूँकि आपके हार्मोनिक्स जो हैं वो पीरियोडिक हैं, इसलिए जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे वो भी पीरियोडिक होंगे। यानी a ऑफ k इज़ इक्वल टू a ऑफ के आर इंटू एन। यानी आपका कोई कोफिशिएंट है ए ऑफ के, अगर मैं एक और कोफिशिएंट लूँ कैपिटल एन सैंपल्स के बाद का, तो वो जो कोफिशिएंट होगा और ये वाला जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। या मैं कैपिटल के बाद कैपिटल एन का कोई मल्टीपल कोफिशिएंट जो है वो लूँ, तो तब भी जो रिजल्टिंग कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। यानी जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी जब मैं इन कोफिशिएंट्स को प्लॉट करूँगा, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा या जो ग्राफ बनेगा वो भी पीरियोडिक होगा। अब जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हैं? जिस तरह आपकी जो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ होती है उसके अंदर जो आप के की वैल्यू सम करते हैं, यानी जो हमने देखा था कि एक्स हैड टी जो था, उसके अंदर जो के की वैल्यू के आप सम लेते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन जो आपकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ होती है उसके अंदर जो आप सम ले रहे होते हैं वो जा रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल के इज़ इक्वल टू 0 टू कैपिटल n-1 तक। तो इस सूरत में चूंकि आपकी जो टर्म्स होती हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ में वो फाइनाइट होती हैं, इसलिए कन्वर्जेंस का कोई इशू नहीं होता। जबकि जो कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ थी उसके अंदर कन्वर्जेंस का इशू था। इसी तरह ये जो आपका सम होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ में, ये आपके ओरिजिनल सिग्नल को, जो कि एक्स ऑफ एन था, उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स और हैट ऑफ एन, यानी जो सिग्नल की अप्रॉक्सीमेशन होती है और एक्चुअल सिग्नल सेम होते हैं। तो उस वजह से आपका जो है वो कोई कन्वर्जेंस इशू नहीं है और गिब्स फिनोमिना भी नहीं होता। उसके अलावा जब आप कोफिशेंट्स फाइंड करते हैं इस फोरियर सीरीज़ की, जो कि हम कोफिशेंट्स ये वाले कोफिशेंट्स बाद में फाइंड करेंगे, तो वो उन कोफिशेंट्स को अगर मैं एज अ फंक्शन ऑफ के प्लॉट करता हूँ, यानी कोफिशेंट्स को जब मैं प्लॉट करता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ के, तो ये जो प्लॉट होगा ये भी पीरियोडिक होगा, और ये किस पीरियड पे पीरियोडिक होगा, ये कैपिटल एन पीरियड पे पीरियोडिक होगा। यानी जो कोफिशेंट्स हैं वो कैपिटल एन पीरियड के साथ अपने आप को रिपीट करेंगे, या मल्टीपल ऑफ कैपिटल एन के साथ अपने आप को वो रिपीट करेंगे। यानी अगर एक कोफिशेंट है ए के और एक और कोफिशेंट है के प्लस एन, तो ये दोनों सेम होंगे। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हम पहले भी देख चुके हैं, और इस इक्वेशन को हम सिंथेसिस इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर एक आपका जो
डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है उसे आप एक सम के तौर पे लिख रहे हैं, वेटेड कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड के सम के तौर पे लिख रहे हैं। अब ये जो आपके कोफिशेंट्स हैं ये आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये जो कोफिशेंट्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है उसके लिए आप एनालिसिस इक्वेशन यूज़ करते हैं, और एनालिसिस इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। और इस एनालिसिस इक्वेशन के अंदर आप एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करते हैं ई रेज टू द पावर माइनस जे के 2 पाई ओवर एन इंटू स्मॉल एन के। और इसके अंदर ये जो स्मॉल एन की समेशन हो रही है ये भी कैपिटल एन टर्म्स पे या कंसेक्टिव कैपिटल एन टर्म्स के ऊपर ये आप समेशन करेंगे, और फिर इसको आप 1/n से डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो कोफिशेंट है kth कोफिशेंट निकल आएगा। और इसको हम आगे एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि ये आप कैसे करते हैं। तो ए ऑफ के जो है ये आपके फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट्स हैं, या इसको जो आप दूसरा नाम देते हैं वो स्पेक्ट्रल कोफिशेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो कोफिशेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है कि इसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका 3+4j, तो एक इसका रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है, और इसका जो फेज होता है वो ये होता है, इमेजिनरी पार्ट ओवर दी रियल पार्ट। तो यानी एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है और फिर उसका फेज होता है। तो इसी तरह ये जो आपके एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये जो आपके कोफिशेंट्स हैं फोरियर सीरीज़ के, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, और जब आप इस मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते हैं तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आता है। और फिर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए के होता है, या जो आपका कोफिशिएंट है उसका फेज होता है। और जब आप फेज को प्लॉट करते हैं तो एक सिग्नल का आपके पास फेज स्पेक्ट्रम आ जाता है। और ये दोनों, चाहे ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो चाहे ये फेज स्पेक्ट्रम हो, ये फंक्शन होते हैं के इंटू 2 पाई ओवर एन के। यानी एक्स एक्सेस पे के इंटू 2 पाई ओवर एन होता है। अब हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ की एक एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर जो आप डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल ले रहे हैं इट इज़ एक्स ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई ओवर 5 इंटू स्मॉल एन। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपकी कैपिटल ओमेगा नॉट है जो कि बराबर होती है 2 पाई ओवर एन के, इट इज़ इक्वल टू हेयर एस 2 पाई ओवर 5। यानी कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो 5 है। यानी ये जो सिग्नल होगा ये 5 सैंपल्स के ऊपर पीरियोडिक होगा, 5 सैंपल्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। और अब इस सिग्नल को, साइन को मैं यूलर्स आइडेंटिटी लगा के ओपन करके भी लिख सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि जो साइन 2 पाई ओवर 5 इंटू स्मॉल एन है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2j ब्रैकेट्स ई रेज टू द पावर जे 2 पाई ओवर 5 स्मॉल एन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस जे 2 पाई ओवर 5 इंटू स्मॉल एन। ये एक बुनियादी फार्मूला है जो आपने पहले देखा होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सिग्नल है एक्चुअली ये जो है आपका सिग्नल इस फॉर्म में है। ई रेज टू पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट एन, यानी इसका मतलब है कि इसमें के की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यानी ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। इसी तरह ये वाला जो आपकी एक्सपोनेंट है ये एक्चुअली ई जे
ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन है। इसका मतलब है कि ये भी फर्स्ट हार्मोनिक है लेकिन विद द नेगेटिव साइन। अब हम जो है इन हार्मोनिक्स के जो कोफिशेंट्स हैं उनको हम जमा करें तो सिंपली 1/2 जे कोफिशेंट हो जाएगा एन का, और 1 - 2 जे कोफिशेंट हो जाएगा एन का। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, और चूंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक्स हैं तो ये वाली जो टर्म होगी ये आपकी A1 होगी, और ये वाली जो टर्म होगी ये A-1 होगी अगर हम इसको कंपेयर करें इस वाली सिंथेसिस इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्पेक्शन के ज़रिए ही हमने फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल इन दिस केस एक्चुअल सिग्नल इज़ गिवन, और हम जो कोफिशेंट्स हैं हर हार्मोनिक के उन्हें अलग करके लिख सकते हैं। तो अब A1 जो है वो बराबर हो गया 1/2 जे के, और अगर मैं इसको जे से मल्टीप्लाई कर दूं और जे से डिवाइड भी कर दूं तो जे इंटू जे -1 हो जाएगा, तो मेरे पास -J1/2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको फेज़ की फॉर्म में लिखूं तो ये इस फॉर्म में होता है 1/2 e⁻⁻j π/2, क्योंकि अगर मैं 1/2 e⁻j π/2 को ओपन करता हूँ तो इट वुड बी 1 cos of π/2 माइनस 2j sin π/2। तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और ये क्वांटिटी sin π/2 1 हो जाएगा, तो आई वुड बी लेफ्ट विद -1/2 जे। तो इस सूरत में इस कोफिशेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/2 है, और इसका जो फेज़ है वो -π/2 है। इसी तरह A-1 के केस में ये जो कोफिशेंट निकला है -1/2 जे है, जे को मैं ऊपर ले गया तो j/2 हो गया, और इट वुड बी इक्वल टू हाफ e⁻j π/2। अगर मैं ई जे π/2 को ओपन करूं तो इधर सिर्फ माइनस की बजाय प्लस साइन आ जाएगा, और आई वुड बी लेफ्ट विद 1/2 जे। तो इस केस में मैग्नीट्यूड सेम है 1/2 है, लेकिन फेज जो है वो π/2 है इस कोफिशेंट का जो कि A-1 है। अब ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक है कैपिटल N इज इक्वल टू 5 सैंपल्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशेंट्स होंगे उनकी वो भी आपके जो कोफिशेंट्स हैं A-5 से जा रहे हैं A+5 तक, लेकिन ये जो कोफिशेंट्स होंगे इनमें सिर्फ ये वाले कोफिशेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे कोफिशेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। और A+5 के बाद ये कोफिशेंट्स अपने आप को रिपीट करने लग जाएंगे, या A-5 के बाद भी ये रिपीट करने लग जाएंगे, तो सिर्फ A-5 से A+5 के कोफिशेंट्स निकाल लेना काफ़ी है।